हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम हमारा आने वाला है। ट्यूसडे को हमारा एग्ज़ाम है और हमारी प्रेपरेशन जो है लास्ट मोमेंट पर पहुंच चुकी है। तो इस लास्ट मोमेंट पर प्रेपरेशन किस तरह से होनी, ये आज की वीडियो का मेन है कि आपकी जो लास्ट मिनट, अगर आपने अभी तक फिर भी तैयारी नहीं हुई आपकी, तो ये वीडियो देख लेंगे तो आपकी प्रेपरेशन बेटर वे से हो जाएगी। तो गाइज शुरू करते हैं। सारा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, जितना मैक्सिमम आपको समझा सकूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा सो दैट आपकी प्रेपरेशन जो है मतलब कुछ ना कुछ आप क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करके आए, केस स्टडी बेटर वे से करके आए। तो गाइज अगर आपने केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने एक वीडियो पोस्ट की है केस स्टडी की, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को बेस्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो गाइज सबसे बात करता हूं पहले कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग से काफ़ी आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो स्टाफिंग है इसमें आपको मेनली कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे ये आप समझ लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग। बेसिकली स्टाफिंग होती क्या है इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। स्टाफिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। मतलब स्टाफिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो फिल करता है खाली पोजीशंस को, और जो बड़ी हुई पोजीशंस है मतलब रिक्रूटमेंट करता है, कुछ जॉब्स अपॉइंट करता है, जॉब पे अपॉइंट करता है कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करता है सो दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो बेटर वे से अचीव हो सके। तो हम ये सिंपल वे से कह सकते हैं कि स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है, फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब कुछ नई पोजीशन को फिल्ड करना, और जो फिल करके जो फिल हुई हुई है पोजीशन, मतलब जो पहले ही वर्क कर रहे हैं उन पोजीशंस को बेटर वे से यूटिलाइज करना। तो यहीं से निकल के आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है कि ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट पर्सनल का मतलब सही ढंग सही पर्सन को रिक्रूट करना, ये स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। स्टाफिंग इसलिए हम की जाती है। तो सेकंड जो है, इट इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस। अगर हम राइट पर्सन और राइट जॉब पर अपॉइंट कर पाएंगे तभी हम हायर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर पाएंगे। तो बेसिकली स्टाफिंग से ही हाई परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग, हायर परफॉर्मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंस है। स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम रिक्रूट नहीं करेंगे राइट पर्सन को तो जो ओल्ड पर्सन है उनकी जो प्रोडक्टिविटी वो काफ़ी लो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मैनेजर है जो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, तो हमें अल्टरनेटली कुछ नए मैनेजर्स को अपॉइंट करना चाहिए सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ सके और ओवरऑल सारा जो वर्क है बेटर वे से हो सके। तो हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग का मतलब है कि पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। तो ये है हाई परफॉर्मेंस का पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टाफिंग जो है इट एंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग एंड फॉर मैनेजर। मतलब स्टाफिंग बेसिकली प्लानिंग से की जाती है। स्टाफिंग अगर नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में नए पर्सन्स को हम रिक्रूट नहीं कर पाएंगे। तो स्टाफिंग प्रोसेस ही एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि हम स्टाफिंग में न्यू पर्सन्स को रिक्रूट करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको राइट टास्क परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह एफिशिएंट बनाते हैं। तो इसलिए सर्वाइवल और ग्रोथ का भी इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑप्टिमली यूटिलाइज करने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर हम राइट पर्सन को रिक्रूट करेंगे बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस सरप्लस और शॉर्टेजेस ऑफ द पर्सनल में भी ये हेल्प करती है। मतलब एडवांस में हमें बता देती है कि कौन से डिपार्टमेंट में शॉर्टेज चल रही है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नए ह्यूमन रिसोर्सेज को अपॉइंट किया जाए, और अगर वहाँ पे सरप्लस है तो उसको ऑप्टिमल यूटिलाइज किया जाए। कहने का मतलब सिंपल वे से कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए में शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, तो ये हमें स्टाफिंग की हेल्प से पता चल जाता है कि वहाँ शॉर्टेज है, वहाँ पे नई रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। और डिपार्टमेंट बी में मान लो सरप्लस है, तो ये भी हमें हेल्प करती है स्टाफिंग की उसको बेटर यूटिलाइज कर सके, जो एक्सेस हमारे पास मैन फोर्स है उसको कहीं और यूटिलाइज किया जा सके।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग की जो इम्पोर्टेंस है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। लास्ट जो पॉइंट बनता है कि वो है स्टाफिंग इंप्रूव करती है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, क्योंकि एम्प्लॉय जब रिक्रूट कर दिए जाते हैं तो उसको टाइम टू टाइम ट्रेन किया जाता है, कुछ प्रमोशन दी जाती है जिससे उनका मोरल बढ़ा रहता है, मतलब वो मोटिवेटेड रहते हैं और प्रोडक्टिविटी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाती है। तो अब बात आती है, माइंड में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस, मतलब स्टाफिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है एस्टिमेशन ऑफ द मैन पावर रिक्रूटमेंट। तो बेसिकली जब भी स्टाफिंग की प्रोसेस शुरू होती है, सबसे पहला स्टेप इन्वॉल्व होता है, वो इन्वॉल्व होता है कि डिटर्मिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, मतलब किस तरह के एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं, कितने नंबर से रिक्वायर्ड है, मतलब कितने मैनेजर, मान लो एक डिपार्टमेंट में मैनेजर को रिक्रूट करना है, तो स्टाफिंग प्रोसेस में पहला काम जो होता है एस्टिमेट करना कि कितने नंबर ऑफ मैनेजर्स रिक्वायर्ड हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइप्स, नंबर एंड टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयज। तो एस्टिमेशन स्टार्टिंग में किया जाता है कि कितने लोग चाहिए, कितने लोगों को रिक्रूट किया जाना है स्टाफिंग प्रोसेस से। सेकेंड स्टेप जो आता है, सेकेंड स्टेप है रिक्रूटमेंट, जिसमें एक्चुअल रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाती है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, मतलब सही ढंग के पर्सन्स को सर्च करना। तो सर्च करने के कई मेथड हैं, इन हाउस रिक्रूटमेंट भी की जा सकती है, आउट हाउस भी की जा सकती है, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से भी पर्सन्स को प्रमोट करके मैनेजर बना सकते हैं राइट टास्क करने के लिए, या फिर कोई आउटसाइड एजेंसी, मतलब किसी और रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर कर सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करे और राइट टास्क परफॉर्म करते हुए राइट पर्सन को रिक्रूट कर दे। तो ये रिक्रूटमेंट का मेन प्रोसेस होती है, सर्चिंग फॉर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टाफिंग की जो प्रोसेस है, उसमें आता है, नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन बेसिकली क्या होता है कि राइट पर्सन को सिलेक्ट करना, प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग द पूल ऑफ द पर्सपेक्टिव कैंडिडेट, मतलब कि जो कैंडिडेट अवेलेबल हैं उनमें से राइट पर्सन को चूज करना, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस से ही हम राइट पर्सन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि कौन सा पर्सन कॉम्पिटेंट है, कौन सा पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है। तो हो सकता है कि किसी, मान लो जॉब एप्लीकेशन में, मान लो मैनेजर रिक्रूट कर रहे हैं, तो मैनेजर के पोस्ट के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएं, तो वहाँ से बहुत सारी एप्लीकेशन में सिलेक्ट करना पर्टिकुलर रिक्वायर्ड पर्सन को, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो आती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन का मतलब, प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अब जब सेलेक्ट कर लिया तो राइट पर्सन को उस टास्क के लिए प्लेस कर दिया जाए, उसको जॉब असाइन कर दी जाए। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि ओरिएंटेट किया जाए, मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया जाए जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क करें। मान लो एक नया मैनेजर अपॉइंट किया है, तो जो ओल्ड मैनेजर वहाँ पे, जहाँ ओल्ड कोलीग्स वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, ये आपका नया मैनेजर आज से ये आपका काम हैंडल करेगा या ये आपको कमांड देगा। तो ये सारा जो ओरिएंटेट करना, मतलब एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करना ओल्ड एम्प्लॉयज़ के साथ न्यू एम्प्लॉय को, ये है ओरिएंटेशन। और प्लेसमेंट होती है नेक्स्ट, कि उसको राइट ट्रांसफर पर उसको जॉब असाइन कर देना और उसको एक सीट दे देना ताकि वो काम करना शुरू कर दे। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी स्टाफिंग का प्रोसेस का ही पार्ट है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि अगर उसमें शॉर्टेजेस, कुछ अपडेशन आ गई है, कुछ इम्प्रूव करना है स्किल्स को, तो उसको टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को स्किल प्रोवाइड करना, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसको नॉलेज प्रोवाइड करना, दैट इज ट्रेनिंग। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक्वायरिंग स्किल्स बाय एंड कॉम्पिटेंस फॉर द हेडिंग ऑफ द हायर जॉब्स इन द फ्यूचर, मतलब हैंडल हायर क्वालिटी जॉब को हैंडल करने के लिए स्किल्स को एक्वायर करना, दैट इज डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक तरह का ग्रोथ पाथ होता है एम्प्लॉयज़ का, करियर ओरिएंटेड प्रोसेस का पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं या पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं, अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो उनको टाइम टू टाइम अप्रेजल किया जाए। अप्रेजल मीन्स उनको प्रमोट किया जाए, उनको कुछ ना कुछ मोटिवेट किया जाए इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी फॉर्म, तो वो आती है परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। बेसिकली इस जो टाइप है परफॉर्मेंस एंड करियर प्लानिंग, इसमें क्या कंसिडर किया जाएगा
इसमें बेसिकली प्रमोट किया जाएगा और मीन्स शिफ्टिंग और प्लेसिंग द एम्प्लॉयज़ टू द हायर पोजीशन। तो ये आता है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब मान लो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको हायर पोजीशन पर प्रमोट कर दिया जाए, जहाँ उनकी करियर प्लान किया जाए। मतलब करियर प्लानिंग इंक्लूड्स द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब प्रमोशन के बाद वो क्या काम करेंगे, क्या क्या उनका प्लान होगा, दैट इज करियर प्लानिंग। तो गाइज लास्ट जो आता है स्टाफिंग प्रोसेस में वो आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन होता है कि उनको कुछ पे किया जाए, रिवार्ड दिया जाए, सो दैट कि वो मोटिवेटेड रहें फ्यूचर में टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो गाइज ये था स्टाफिंग की प्रोसेस के स्टेप्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टेप्स आपने लिख देने हैं अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो नेक्स्ट बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, रिक्रूटमेंट बेसिकली प्रोसेस होती है चूज करना और सर्च करना राइट पर्सन को सप्लाई और डिमांड को मीट करते हुए। मान लो एक डिपार्टमेंट में 2 मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है, तो 2 मैनेजर्स को ही सिलेक्शन करना, उनको सर्च करना राइट पूल से, तो वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये रिक्रूटमेंट बेसिकली इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। अगर मैं इंटरनल सोर्सेज की बात करूं तो वो ट्रांसफ़र और प्रमोशन है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि एक डिपार्टमेंट ए है, एक डिपार्टमेंट बी है, एक ही कंपनी का, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रिक्रूट कर दिया जाए, उसको भेज दिया जाए और वहाँ से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है। तो प्रमोशन का मतलब है कि जैसे एक बंदा राइट वे से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर है, तो उसको प्रमोट करके मैनेजर की पोस्ट पे बिठा दिया जाए और उससे काम लिया जाए। तो बेसिकली इसका इंटरनल जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है उसके कई फायदे भी हैं, नुकसान भी है। सिंप्लीफाई करती है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि इमीडिएटली सिलेक्शन हो जाती है, इमीडिएटली हम रिक्रूट करके टास्क असाइन कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो ये एक तरह के इसके प्लस पॉइंट है। इकोनॉमिकल है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, इमीडिएटली हम वहीं से ही अपने ही डिपार्टमेंट से डायरेक्टली रिक्रूट कर सकते हैं, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट जो आता है टूल ऑफ ट्रेनिंग है, एक तरह की ट्रेनिंग भी है, क्योंकि हम ट्रेनिंग में भी पर्सन को रिक्रूट कर सकते हैं, ट्रेन करके उसको अच्छी पोजीशन पर हम असाइन कर सकते हैं। तो लिमिटेशन भी है, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये इनकम्प्लीट सोर्स होता है। कई बार क्या होता है कि हम रिड्यूस द सॉफ ऑफ फ्रेश टैलेंट, मतलब फ्रेश टैलेंट को हम असाइन करें तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड उसी को। तो क्योंकि ओल्ड थोड़ा कंपनी के कुछ लूप होल भी होते हैं, कंपनी के बारे में पता चल जाता है, तो इसलिए वो अपनी परफॉर्मेंस वही रखेगा जो ओल्ड है। तो हो सकता है कि नया बंदा अपॉइंट करे तो वो ज़्यादा बेटर वे से काम करे। नेक्स्ट जो टाइप आती है वो है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज में हम कह सकते हैं कि कैजुअल कॉलर्स किया जाए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर एडवर्टाइज किया जाए, एडवर्टाइजमेंट से रिक्रूटमेंट की जाए, कैंपस रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं। ये सारे एक्सटर्नल सोर्स हैं। पहला है कैजुअल कॉलर, इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ जॉब सीकर्स इज प्रिपेयर्ड एंड स्क्रीन्ड टू फिल द वैकेंसीज। जो सेकंड पार्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, बेसिकली लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबरर्स एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर एट शॉर्ट नोटिस। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उससे कुछ जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेबर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हायर किया जाता है। थर्ड जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि न्यूज़पेपर में ऐड दी जाती है, उस ऐड के रिगार्डिंग फिर स्क्रीनिंग की जाती है और फिर रिक्रूट किया जाता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आ सकती है जिसमें वॉक इन इंटरव्यू लेके कंडक्ट करवा के आप पर्सन को रिक्रूट कर सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट जो आती है, कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आपने किसी कैंपस को विजिट किया, वहाँ पे कुछ पर्सन को हायर किया और उनको रिक्रूट कर दिया राइट टास्क के लिए। तो ये बेसिकली मैनेजरियल जॉब्स जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में विजिट करके वहाँ से टेक्निकल पर्सनस को हायर करना, ये बेसिकली कैंपस रिक्वायरमेंट का पार्ट है। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजरियल कंसल्टेंट को भी हायर किया जा सकता है। प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं मैन पावर, वो आपके बिहाफ पे सारे बायोडाटा को असेस करेगी और वो रिक्रूटमेंट करके आपको राइट पर्सन्स जो आपको भेज देगी। तो ये भी एक तरह की एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट जो बात आती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली लोकल जो एक्सचेंज होती हैं जिसमें अनएम्प्लॉयड पर्सन्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी आपको प्रोवाइड कर सकती हैं राइट पर्सन आपके जो आप काम करवाना चाहते हैं जिस जॉब के लिए, तो उसके लिए आप विदाउट एनी मनी वेस्ट किए हुए एक्सटर्नल एजेंसी से हायर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग, मतलब किसी वेबसाइट पर जॉब पोर्टल पर आप पब्लिश करके भी रिक्रूट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को।
तो ये बेसिकली अलग अलग टाइप की जो रिक्रूटमेंट सोर्सेज हैं जिससे आप रिक्रूट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या कैसे आप सिलेक्शन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को। तो बेसिकली किसी पर्सन को सिलेक्ट करने के कई वे हैं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो सकती है, सिलेक्शन टेस्ट हो सकता है, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो सकती है, सिलेक्शन डिसीजन हो सकता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स हो सकता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर वगैरह। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब कि जब आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन आगे, मान लो 10 मैनेजर की पोस्ट है, 10 मैनेजर के लिए 100 एप्लीकेशन आ गए, तो 100 एप्लीकेशन में बेस्ट वन को स्क्रीन करना, दैट इज स्क्रीनिंग प्रोसेस। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब होता है एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जहाँ फिर टेक्निकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, सो दैट कि उसमें से भी सॉर्ट आउट किया जाए जब लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाते हैं। तो नेक्स्ट जो बात आती है, नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, टेस्ट में जो पास हो जाते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू दिया जाता है, जिसमें रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो चेक की जाती है कि उन्होंने सही टाइप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं कि नहीं। तो उन डॉक्यूमेंट को असेस किया जाता है, जो डिग्रीज वगैरह मेंशन की है उसको भी देखा जाता है, और कुछ और रेफरेंस हो वो भी चेक किया जाता है। इंफॉर्मेशन जो भी एम्प्लॉयर ने चेक करनी होती है वो एम्प्लॉई से वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन, एंड एट द एंड ऑफ सारे जो 4 स्टेप पहले हो जा रहे हैं तो सिलेक्शन कर दी जाती है और डिसाइड कर लिया जाता है कि इस पर्सन को अब फाइनल रिक्रूट कर देना है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसको मतलब ये चेक किया जाता है कि विच इंक्लूड्स द मेडिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें कभी कभी कैंडिडेट को फिटनेस के बारे में भी चेक किया जाता है कि उसमें कोई पुरानी कोई डिसीज है वो पीरियड तो नहीं है। तो लास्ट आता है जॉब ऑफर। एट दिस टाइम जो जॉब है उसका ऑफर लेटर उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसको फिर आगे जॉब असाइन कर दी जाती है। तो ये थी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। अब आगे बात आती है टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, कि सिलेक्शन की टाइप कौन कौन सी। लास्ट मैंने जो बताया था उसमें मैंने स्टेप्स बताए थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन कैसे की जाती है किसी भी कंपनी में। तो बेसिकली ये जनरल टाइप ही क्वेश्चन है। पहला जो है इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट के थ्रू भी सिलेक्शन की जा सकती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली उसकी IQ लेवल का टेस्ट की लिया जाता है, जिससे चेक किया जाता है कि कंपिटेंट जो एम्प्लॉई काम करना चाहता है वो कंपिटेंट है भी कि नहीं, उसकी एबिलिटी टू मेक डिसीजन, जजमेंट वगैरह देखी जाती है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें बेसिकली एक रिटन टेस्ट ले लिया जाता है जिसमें उसकी पर्सन की न्यू स्किल्स को जज किया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में बेसिकली उसकी वे ऑफ टॉकिंग, मेच्योरिटी लेवल और वैल्यू सिस्टम और उसकी इमोशंस को चेक किया जाता है। ओवरऑल डिसीजन मेकिंग स्किल को चेक किया जाता है। ट्रेड टेस्ट बेसिकली एक तरह का वो टेस्ट है जिसमें पोजेस किया जाता है, उसकी चेक की जाती है एग्जिस्टिंग स्किल्स और एक्चुअल स्किल्स में क्या डिफरेंस है ये चेक किया जाता है। ये बेसिकली एक तरह का टेक्निकल पार्ट आ जाता है, टेक्निकल ट्रेनिंग का पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में बेसिकली यूज टू चेक द पैटर्न, इंटरेस्ट कितना इन्वॉल्वमेंट है पर्सन का उस जॉब के लिए, वो कितना इंटरेस्टेड है। ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग किस तरह से कंडक्ट कराई जाती है। बेसिकली ट्रेनिंग के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं कि किस वे से ट्रेनिंग की जाती है। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग जो करवाई जाती है, ट्रेनिंग होता है कि किसी कंपनी में जो पर्सन हमने रिक्रूट किया है उसको ट्रेन किया जाए राइट मतलब टास्क के लिए हो। फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर में अपडेशंस आ गई है तो उसके लिए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर देना, जब नए एम्प्लॉय को जॉब पर ट्रेनिंग देना, ऑन जॉब ट्रेनिंग देना। इससे क्या होता है, सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव होती है, मतलब जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ है उसमें हायर प्रॉफिट्स भी निकल के आते हैं, क्योंकि वो जब ट्रेंड हो जाएगा तो राइट उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलेंगे। और सेकेंडली ट्रेनिंग का ये भी फायदा है कि इक्विप करता है फ्यूचर मैनेजर, मतलब फ्यूचर में वो राइट वे से टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे एम्प्लॉयज़। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग की। नेक्स्ट है रिड्यूसेस एम्प्लॉयर टर्नओवर। तो एम्प्लॉय की जो टर्नओवर है वो रिड्यूस कर देता है, मतलब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगा। और इफेक्टिव रिस्पॉन्सिव इन फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी जैसे अपडेट हो रही है, वहाँ पे ट्रेनिंग की बहुत महत्वता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के मेथड कौन कौन से हैं। बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं। फर्स्ट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बेसिकली क्या होती है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज ए मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच द ट्रेनी इज केप्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर
फॉर प्रीस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक किसी मास्टर जो एक्सपर्ट वर्कर है उसकी गाइडेंस के अंदर ट्रेनिंग को रखा जाता है और वो आगे अपनी स्किल्स उसके साथ शेयर करता है। ये बेसिकली टेक्निकल पर्सन्स के लिए होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियंस को हायर किया तो इलेक्ट्रीशियंस को सीनियर इलेक्ट्रीशियन की गाइडेंस के अंदर काम करवाया जाता है। तो नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग बेसिकली एक जॉइंट प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग बिटवीन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस फर्म, मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो टेक्निकल एजुकेशन है उनके साथ टाई अप करता है बिजनेस हाउस और वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है उनके कैंडिडेट्स को और वहीं पे ऑन जॉब फिर उनको रिक्रूट भी कर देता है। बट वेस्टिबुल ट्रेनिंग कौन सी होती है? वेस्टिबुल ट्रेनिंग बेसिकली दिस ट्रेनिंग इज गिवन विद द हेल्प ऑफ सिमिलर इक्विपमेंट एंड मशीन बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस। तो ये है थर्ड टाइप ऑफ ट्रेनिंग। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग जिसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो गाइज ये मैंने अभी आपको बताया कि कैसे डिफरेंट सिलेक्शन में कौन कौन से आपको पॉइंट पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएंगे। तो ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे 3-4 जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताए। केस स्टडी तो है ही, ये मेथड ऑफ ट्रेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग के अलावा स्टेप्स ऑफ सिलेक्शंस और टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस और टाइप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्सटर्नल सोर्सेज पे आप पढ़ सकते हैं इसको बेटर वे से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। तो ये था स्टाफिंग चैप्टर जिसको मैंने ओवरऑल आपको ब्रीफ वे से समझाया। इसमें ओवर गो थ्रू आप कर सकते हैं, आप डिटेल में रीडिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपने नहीं पढ़ा तो ये पॉइंट्स आपकी, ये वीडियो के जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।